मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन के दौरान आर्मी हेडक्वार्टर तक रसाई हासिल कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। उस रोज जब मैं होटल के कमरे से नीचे आया तो रिसेप्शन पर मेरे लिए आशा का पैगाम मौजूद था। उसने मुझे घर पर फोन करने को कहा था। मैंने होटल की लॉबी से आशा को फोन किया, वो घर पर ही थी। उसकी तबीयत नासाज थी और जे चंद अपने कारोबारी सिलसिले में चंडीगढ़ गया हुआ था। ढेर सारे शिकवे शिकायतों के बाद आशा ने मुझे घर आने की दावत दी। मैंने खुद अपनी तबीयत के नासाज होने का बहाना बनाकर माजरत कर ली। आशा ने बिल आखिर जब कोई चारा न देखा तो बोली कि मैं आपसे आपकी बेहतरी के लिए ही मिलना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। भला आशा मेरी बेहतरी किस तरह कर सकती थी? मैंने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने एक ही रट लगा रखी थी कि वो मिलने पर ही बताएगी। अगला दिन मेरी मसरूफियत का था। शाम को यशवंत से मिलना था और इस दौरान अपने साथियों से भी मिलना और सराय बैरम खान का प्रोग्राम सेट करना था। आम हालात में मैं आशा की बात को इतनी अहमियत न देता, लेकिन दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहने और जासूसी करने वाले को छोटी से छोटी बात को भी अहमियत देनी पड़ती है। और फिर आशा के ताल्लुकात तो फौज और सिविल अफसरान से थे, लिहाजा मैंने आशा से अशोका होटल में 1 बजे इकट्ठे लंच करने को कहा। लेकिन आशा ने कहा कि अशोका में स्टाफ के अक्सर लोग उसे जे चंद की बीवी के तौर पर जानते हैं, इसीलिए कनॉट प्लेस के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में वो दोपहर को 1 बजे मिलेगी। मैं आशा की इस बेहतरी वाली बात से खासा अपसेट हो चुका था। जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो आशा मेरी मुंतजिर थी। रस्मी कलमात के बाद आशा ने मेरी बेइतनाई के शिकवे शुरू कर दिए। कहने लगी, आप मिले तो मैं समझी कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई। शायद ये मेरी भूल थी। भला बंबई की जिंदगी से मानूस आदमी के सामने मेरी क्या वक़्त? मैंने आपसे यूं ही अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। आशा काफी देर तक बोलती रही और मैं चुपचाप सुनता रहा। मैं इंतजार कर रहा था कि वो कब मेरी बेहतरी वाली बात करे। मैंने महसूस किया कि जब तक आशा को पुरुम्मीद बातों से राम न कर लूं, वो मुझे कुछ न बताएगी। मैंने आशा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, देखो आशा, इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और खामियां होती हैं, और मेरी खामियों में एक सबसे बड़ी खामी ये है कि मैं इजहार मोहब्बत में अल्फाज का सहारा लेने में हमेशा नाकाम रहता हूँ। मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया था कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था उससे भरपूर इजहार मोहब्बत न कर सका, जिसके नतीजे में वो किसी और के साथ चली गई। उस लड़की के बाद मेरा जीवन बहुत खाली रहा। जब तुम मिली तो मैं समझा कि मेरे जीवन में शायद फिर बहार आ जाए, लेकिन तुम शादीशुदा हो, तुम कैसे मेरी जीवन साथी बन सकती हो? और मैं फितरतन बहुत पॉजेसिव हूँ। अगर तुम मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हारे बगैर किसी क्लब या पार्टी में ना जाता और तुम्हारे सिवा किसी के साथ ना नाचता और ना ही तुम्हें नाचने देता। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका किसी मर्द की जबान से अपने लिए इजहार मोहब्बत और उसके हुस्न की तारीफ सुनना ही है। मैं उसे मुख्तलिफ शेर सुनाता गया और आशा के हाथ की गिरफ्त मेरे हाथों में मजबूत होती गई। मैंने कहा, देखो आशा, मेरे जज्बात और ख्यालात की राह में तुम्हारी जिंदगी के लम्हात किस बुरी तरह हायल हैं। तुम आज एक मर्द की बगल में होती हो तो कल दूसरे की बाहों में, कभी शौहर के साथ और कभी दोस्तों के हमरा। इन हालात में ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें अपनी मंजिल समझूं और तुम मुझे? आशा की आंखें अपनी हकीकत की तलखी बर्दाश्त न कर सकी और छलकने लग गई। उसने अपने रुमाल से आंसू साफ किए। जब वो जरा संभली तो कहने लगी, विनोद जी, बरसों से मेरा ज़मीर जिस बात पर मुझे कायल न कर सका, आपने चंद मिनट में वो बात मुझे समझा दी। यकीन जानिए मैं दिल से आपकी पूजा करती हूँ। पहली मुलाकात के वक्त से ही मैं आपको दिल की गहराइयों से चाहने लगी हूँ। आपको पाने के लिए मैंने कितने जतन किए। होटल में आपके कमरे में आई, आपको कई बार फ़ोन किए, लेकिन ये मेरी भूल थी। अगर आप मेरे माजी को फरामोश कर देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज से, बल्कि अभी से, आप एक नई और बदली हुई आशा को देखेंगे। मैंने कहा, आशा, ये सब कहना आसान है और करना मुश्किल। और फिर तुम शादीशुदा हो, क्या तुम जे चंद से इतनी आसानी से पीछा छुड़वा सकती हो? आशा कहने लगी, यही तो बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। जे चंद ने MES के एक ब्रिगेडियर से एक बहुत बड़ा ठेका इंतहाई कम रेट पर कर लिया है और ब्रिगेडियर को 25 लाख रुपए रिश्वत भी दी है। इस ठेके के हुसूल में एक मिनिस्टर भी शामिल है, जिसका ठेके से हासिल होने वाले मुनाफे में आधा हिस्सा है। मेरे पूछने पर आशा ने बताया कि उसके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर है जिस पर उसने जे चंद, ब्रिगेडियर और मिनिस्टर की सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ब्रिगेडियर, मिनिस्टर और जे चंद की मुलाकातें जे चंद के आलीशान बंगले में ही होती थीं, मैंने कहा, आशा, तुमने कल मुझे मेरी बेहतरी का कहा था। भला इस ठेके के अंदरूनी हालात जानने से मेरी क्या बेहतरी हो सकती है?
आशा ने बड़े मासूमाना अंदाज से कहा, क्या मैं आपकी बेहतरी नहीं? और मैं कोई जवाब न दे सका। आशा ने कहा कि इस रिकॉर्डेड गुफ्तगू की वजह से जयचंद न सिर्फ मुझे आजाद कर देगा बल्कि मेरी जबान बंद रखने के एवज भारी रकम भी देगा, और फिर आपके साथ मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आशा को क्या जवाब दूं। मैंने यूं ही कह दिया कि आशा, अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो क्या वो कैसेट मुझे सुनवा सकती हो? आशा ने फौरन ही अपना बैग खोला और उसमें से एक दरमियाने साइज का टेप रिकॉर्डर निकाल कर मुझे दिया और कहा, ये टेप रिकॉर्डर भी आपका और कैसेट भी आपकी। अब तो मैं आपकी इजाजत के बगैर कोई कदम भी नहीं उठाऊंगी। इधर मेरी हैरानी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। नामालूम अंदाज में आशा ने मुझसे अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी और उसे मेरी हकीकत का जरा बराबर भी इल्म न था। मुझे आशा से जरा बराबर भी जज्बाती लगाव न था। मेरी उससे अब तक जितनी भी मुलाकातें हुई थी उनमें मेरे पेश नजर सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था अपने वतन के फायदे के लिए मालूमात का हुसूल, जिसके लिए मैं जिल्लत की इंतहाई गहराइयों में गिरने को भी तैयार था। मैंने आशा को कहा कि मुझे कांटेक्ट करने में एहतियात बरते और अगर कभी इत्तेफाकन उसका अपने शौहर से मेरे हमरा आमना सामना हो जाए तो मुझे इग्नोर करे। जवाबन आशा ने कहा कि अब वो अपने शौहर या किसी दूसरे के हमरा कभी बाहर नहीं जाएगी, लेकिन मुझे हर रोज फोन करेगी और ये कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन उससे जरूर मिलूं। खाना तो हम पहले ही खा चुके थे। रेस्टोरेंट से पहले आशा बाहर निकली और अपनी गाड़ी में चली गई। चंद मिनट के बाद मैं भी बाहर निकला और टैक्सी लेकर सर्विसेज क्लब में कर्नल शंकर से मिलने चला गया। कर्नल शंकर लॉन के उसी मखसूस गोशे में मैं नोशी में मशगूल था। उसने खासी बेतकल्लुफी से मुझे खुशामदीद कहा और कई रोज की गैर हाजिरी की शिकायत की। मैंने जरूरी काम से बंबई जाने का कहा। कर्नल शंकर ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अब्दुल करीम, जो उसका बैटमैन था, अपनी मखसूस जगह पर बाअदब खड़ा था। उसने कई बार आंखों और चेहरे के हरकत से मुझे इशारे किए जिन्हें मैं शाम के धुंधलके में समझ न सका। थोड़ी देर बाद मैंने कर्नल शंकर से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसने अब्दुल करीम को बुलाकर कहा और यूं मैं अब्दुल करीम के हमरा बाथरूम में चला गया। अब्दुल करीम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा कि आप नाराज ना हो तो मुझे अलहदगी में आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैंने कहा, अब्दुल करीम, जो बातें भी करनी है कल 11 बजे लोधी होटल में मेरे कमरे में आकर करना। अब्दुल करीम ने इस्बात में सर हिलाया और मैं फिर कर्नल की महफिल में शामिल हो गया। कर्नल शंकर आज मेरी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। मैंने कहा, कर्नल साहब, सिर्फ नामों और जगहों का फर्क है, वरना मेरी और आपकी दास्तान बिल्कुल एक जैसी है। आपने भी मोहब्बत में शिकस्त खाई और मैंने भी। आपने अपने गम शराब में समो लिए और मैंने बम्बई की रंगीनियों में। लेकिन ये कमबख्त दिल है कि संभलता ही नहीं। तन्हाई में दिल के जख्म फिर से रसने लगते हैं। कर्नल मुझसे तफसील सुनना चाहता था। इधर मुझे कहानी का कोई सिरा ही नहीं मिलता था। मैंने झूठ मूठ आंखों पर हाथ रख लिए और रिंधी हुई आवाज में कहा, कर्नल साहब, आपने दबी हुई राख कुरेद कर मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। न जाने अब कितना वक्त इस चिंगारी को राख बनने में लगेगा। आप तो फौजी हैं, जज्बात पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है। मैं अब इजाजत चाहूंगा। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। कर्नल ने मुझे कई बार बैठने के लिए कहा और आखिर में खुद खड़ा हो गया, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग की कि कर्नल भी चकरा गया। मैं करीबन रोते रोते उससे रुखसत हुआ। दूसरे दिन ठीक 11 बजे रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अब्दुल करीम की आमद की इत्तला दी। मैंने उसे कमरे में बुला लिया। अब्दुल करीम ने सिविल लिबास पहना हुआ था। उसने निहायत मौदबाना अंदाज में मुझे सलाम किया। मैंने उसे सोफे पर बैठने को कहा। वो झिझका और कहने लगा कि नहीं साहब, मैं कालीन पर ही बैठूंगा। मैंने उसे कहा कि अगर मुझसे बात करनी है तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, और अब्दुल करीम सोफे पर झिझकते हुए सिमट कर बैठ गया। अब्दुल करीम का मेरे कमरे के सोफे पर बैठने से झिझकना उसकी ज़हनी हालात की अक्कासी करता था। एक हिंदू चाय के व्यापारी, जबकि वो व्यापारी उसके कर्नल का दोस्त भी हो, एक मामूली मुसलमान सिपाही उसके साथ एक सोफे पर बैठने का सोच भी नहीं सकता। मैंने अब्दुल करीम की झिझक दूर करने के लिए उससे बेतकल्लुफी की बातें शुरू कर दी। उसके लिए ठंडे मशरूब मंगवाए और जब कुछ देर के बाद अब्दुल करीम नॉर्मल बिहेव करना शुरू किया तो मैंने उससे पूछा कि क्या जरूरी बात करनी थी। अब्दुल करीम ने अपने हवास को मुज्तमा करते हुए कहा कि वो जिल्लत सहते सहते अब बिल्कुल बेहाल हो चुका है और वो इस सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तकरीबन रोते रोते मेरे पाँव में गिर गया। मैंने उसे फौरी उठाया और सोफे पर बिठा दिया। हिंदू अफसरों की गालियों और रवैये से ये मुसलमान सिपाही इतना मायूस हो चुका था कि मुझे मोम करने के लिए हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक उसने मेरे पाँव छूने चाहे। वो रोते हुए बोला कि मैं घुट घुट कर मरने लगा था। आपके रवैये ने मुझे ढारस दी है। आपसे बात करने का हौसला हुआ। आपकी कर्नल साहब से गुफ्तगू से मुझे ये मालूम हुआ कि आपका बम्बई में चाय का कारोबार है। खुदारा मुझे यहाँ से बम्बई ले चलिए। मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको कभी मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने अब्दुल करीम को फिर दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ और मैं ताज्जुब भी नहीं रखता।
لیکن فوج سے بھاگ کر جانے کی وجہ سے تم ڈیزرٹر ہو جاؤ گے، یعنی ایک مفرور فوجی بن جاؤ گے۔ پولیس تمہیں تلاش کرے گی اور اگر تم پکڑے گئے تو لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاؤ گے، اور دوسری صورت میں تمہیں ساری زندگی مفرور کی حیثیت میں گزارنی پڑے گی۔ پولیس تمہارے رشتہ داروں کو وقت بے وقت تنگ کرتی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہوا اور تھوڑے وقفے کے بعد اس سے کہا، تم نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں اور اپنے دھرم کی تنگ نظری سے بہت نالا ہوں۔ بمبئی میں میرے اکثر دوست مسلمان ہیں اور ان سے مذہبی گفتگو کے دوران اسلام کی وسعت نظر اور فراست کا قائل ہو چکا ہوں۔ ایک آدھ سماجی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہوں، ورنہ میں کب کا اسلام قبول کر چکا ہوتا۔ میری یہ بات سن کر عبد الکریم کی باچھیں کھل گئیں اور وہ مجھے اسلام کی خوبیاں بتانے لگا۔ میں نے اسے ٹوک کر کہا کہ میں نے اسلام کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، لہٰذا تم اس موضوع کو چھوڑو اور اپنی بات کرو۔ تم ایک اچھے اور شریف خاندان کے فرد ہو اور حالات کا شکار ہو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ انگریزی تو نہیں لیکن ہندی اور اردو لکھ سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو وہ سب کچھ لکھ سکے جو اس کے ذہن میں ہو۔ تم یوں کرو کہ اپنے کرنل کے خیالات، جذبات اور کام کے متعلق جو کچھ بھی تمہیں معلوم ہے وہ لکھ دو۔ میں 3-4 روز کے بعد تمہارے کرنل کے پاس جاؤں گا اور وہیں پر موقع دیکھ کر تم اپنی تحریر مجھے دے دینا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے کرنل یا کسی اور کو بھی اس بات کا علم نہ ہونے پائے۔ میں تمہاری تحریر سے یہ اندازہ لگا لوں گا کہ تم میرے کتنے کام کے آدمی ہو، اور اس کے بعد ہی میں تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ اگر تم میرے امتحان میں پورے اترے تو تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ غرض یہ کہ اس طرح کی امید و بیم کی باتوں کے بعد میں نے عبد الکریم کو 500 روپے دیے اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آشا کی دی ہوئی کیسٹ کئی بار سنی۔ اس میں 3 افراد کی گفتگو اور گلاسوں کی کھنک میں کبھی کبھی آشا کی آواز ابھرتی تھی۔ ٹھیکے سے متعلق امور پر گفتگو اور بچت کے متعلق اندازے بیان کیے گئے تھے۔ صرف ایک بات ایسی تھی جس سے آشا کی سچائی کا ثبوت ملتا تھا۔ غالباً بریگیڈیئر نے کہا تھا کہ سر ٹھیکہ تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اگر دوسرے ٹھیکیداروں نے شور مچایا اور بات انکوائری تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی بات کو دوسری آواز نے کاٹ دیا۔ بریگیڈیئر، اس کی تم چنتا نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، اور جے چند تمہارا حصہ تو تمہیں ٹھیکہ ملتے ہی ادا کر دے گا۔ میری تو جے چند کے ساتھ حصے داری ہے، اور جب تک ٹھیکے کا تمام کام مکمل نہیں ہو جاتا میں اپنے منافع میں سے ایک حصہ بھی نہیں لوں گا۔ یہ غالباً منسٹر صاحب بریگیڈیئر کو تسلی دے رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ کیسٹ کارآمد ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے آشا کا تعاون بہت ضروری تھا۔ اگر وہ ہمیں ٹھیکے کی تمام تفصیلات مہیا کر سکتی تو پھر جے چند کے علاوہ بریگیڈیئر اور منسٹر کو بھی ہم قابو میں کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس معاملے پر آشا سے آئندہ پیر یا منگل کو بات کروں گا۔ پیر کے دن مجھے پاکستانی کانٹیکٹ سے بھی ملنا تھا، اور اس کے بعد ہی میں آشا کو فون کر سکتا تھا۔ مجھے اس ٹھیکے کے معاملے میں کوئی جلدی بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک ابتدائی مرحلہ تھا۔ کیونکہ میری زیادہ توجہ اس آدمی پر تھی جس کے ذریعے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکا تھا اور جو پورے طریقے سے میرے قابو میں تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، یشونت۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔